नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियाँ इंडिया टाइडिंग्स पर। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रिमझिम। आज हम आपको सुनाएंगे हमारी टोली की लेखक डॉक्टर शैल बाला अग्रवाल की लिखी कहानी ऐसा क्यों होता है। शैल बाला जी एक जानी मानी साहित्यकार हैं जिनकी कहानी और कविताओं की 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा शैल बाला जी आगरा महानगर लेखिका समिति की संस्थापिका भी है। तो चलिए सुनते हैं इनकी लिखी कहानी ऐसा क्यों होता है। हेमा का 65वां जन्मदिन हमने 2 दिन पहले ही मनाया था। कोई शोर शराबा या भीड़ भड़ाके वाला जन्मदिन नहीं, बल्कि सादगी से शांति वाला सेलिब्रेशन, जिसमें रेडियो पर मैंने लता मंगेशकर के गाने बजा दिए थे, वो भी बहुत धीमी आवाज में। हेमा को पसंद जो थे। बर्थडे में सिर्फ हम 2 दोस्त ही थे, एक हेमा, दूसरी मैं, उमा। पनीर की सब्जी पूड़ी के साथ हेमा की फेवरेट थी, सो मैंने बना दी थी। अब इस उम्र के बर्थडे तो ऐसे ही बनते हैं ना। हेमा और मैं साथ में रहते थे। हमारा हर रोज का वही सेम शेड्यूल था। सुबह उठकर खाली पेट कांसे के जग में रखा पानी पीते, चाय बनने रखकर थोड़ा बहुत योगा कर लेते, फिर नाश्ता लेकर मैं अखबार पढ़ती तो हेमा लता मंगेशकर के गाने लगा देती। फिर थोड़ी देर बाद जब सब्जी वाला आता तो ताज़ी सब्जी लेकर हम दोपहर का लंच बनाकर रख देते। इस दौरान बातचीत में हमारा बचपन, जवानी और यहाँ तक के सफ़र की न जाने कितनी खट्टी मीठी यादें हम ताज़ा कर लेते। और इन यादों के बीच हमारे काम इतनी फटाफट हो जाते कि काम का कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन आज की सुबह में कुछ मायूसी मालूम पड़ रही थी। और दिनों के मुताबिक आज हेमा ने बिस्तर थोड़ी देर से छोड़ा। आज घर में लता की मीठी आवाज भी नहीं गूंजी। कोई तो बात है। मैं देख रही थी कि हेमा की आंखों में आज कुछ उदासी सी दिख रही थी। उसका चेहरा देख के लग रहा था कि सारे काम मानो बोझ लग रहे हैं उसे, और जैसे उसे कुछ कहने पर वो अभी तुरंत रो पड़ेगी। बचपन में इस चटनी के लिए मेरे भाई और मेरे बीच इतनी लड़ाई होती थी। मुझे लगता था कि उसे ज़्यादा मिल गई और उसे लगता था कि मुझे ज़्यादा मिल गई। इसलिए माँ भगोना भर के ये टमाटर की चटनी बनाती थी। नीचे ज़मीन पर बैठकर सिलबट्टे पर टमाटर पीसते हुए उमा बोली। हेमा कुकर में रखी दाल में तड़का लगा रही थी। उसने कुछ नहीं बोला, बस रोबोट की तरह काम में लगी हुई थी। आज मौन व्रत रखा है क्या? उमा सिलबट्टे से चटनी को कटोरे में डालते हुए बोली। नहीं तो, एक हाथ से आटा मारते हुए और दूसरे हाथ से अपने बाल पीछे की तरफ करते हुए हेमा बोली। रात में घुटनों के दर्द की दवाई ले ली थी? उमा ने खड़े होते हुए पूछा। हाँ, हेमा बोली। और सुबह शुगर वाली? अपने हाथ सिंक में धोते हुए उमा ने पूछा। हाँ भाई, ले ली थी सारी दवाई। आटे को थाली में एक किनारे लगाते हुए हेमा बोली। हल्का लंगड़ाते हुए तौलिए की तरफ हाथ पोंछने के लिए बढ़ती हुई उमा बोली। तो फिर क्या हुआ? आज सुबह से मुंह क्यों लटका हुआ है? हेमा कुछ कह पाती तभी डोरबेल बज पड़ी। अपने हाथ पोंछते हुए उमा ने कहा, मैं देखती हूँ। दरवाज़ा खोला तो सामने पोस्टमैन था। मुस्कुराते हुए बोला, हेमा जी कहाँ है? उनका मनी ऑर्डर लाया हूँ। हेमा, बहन डाकिया आया है, आना ज़रा। मैंने हेमा को आवाज़ लगाकर बुलाया। लो भाई हेमा, तुम्हारा मनी ऑर्डर आ गया। एक बात तो है, अपना शिवा बेटा है बहुत पंक्चुअल। 1 तारीख मतलब 1 तारीख। सोफे पर बैठते हुए उमा बोली। हेमा आई, चुपचाप साइन किए। पोस्टमैन ने 5,000 रुपये दिए और चला गया।
हेमा ने दरवाज़ा बंद किया और नोटों को बड़े गौर से देखने लगी। इस बार ज़्यादा आ गए क्या? उमा ने हेमा को छेड़ते हुए कहा। हेमा ने कुछ नहीं कहा, लिफाफा टेबल पर पटक कर किचन की तरफ चल दी। उमा ने आवाज़ दी, क्या हुआ? वो फिर कुछ नहीं बोली। हेमा, हुआ क्या है? मैं सुबह से देख रही हूँ, इतनी परेशान क्यों हो? क्या बात क्या है, मुझे बताओगी नहीं? हेमा के मन का बांध जैसे टूट ही गया और वो फूट पड़ा आंखों से झरने के रूप में। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। उमा, मुझे पता था आज शिवा रुपए भेजेगा। उसके पास अपनी माँ को लिखने के लिए 2 शब्द भी नहीं बचे, जिसको मैंने अपनी कोख में 9 महीने रखा। रात रात जाग कर उसकी बीमारी, पढ़ाई लिखाई, हर कदम पर जब जब उसको मेरी ज़रूरत थी उसका साथ दिया। आज उसके पास अपनी माँ के लिए एक पल भी नहीं है। कैसे भुला दिया उसने मुझे। तुम्हारे पास छोड़कर कितना बेफिक्रा हो गया है। नहीं चाहिए मुझे उसकी ये भीख। मेरा खून होकर उसने मुझे धोखा दिया, छोड़ दिया मेरी दोस्त के पास। ऐसी क्या मजबूरी जो तुम्हें मेरा बोझ उठाना पड़े? कौन हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है जो तुम निभाओगी? एक दोस्त होने का इतना बड़ा कर्ज कैसे उतारूंगी मैं? कैसे उतारूंगी? वो कुर्सी पर बैठी किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से सिसक रही थी। मैंने उसे कस के गले लगा लिया। उसे देखकर मेरे भी आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने आंसू पोंछते हुए मैंने उसे संभालना चाहा और बरस पड़ी उस पर। क्या कहा तूने? कौन हूँ मैं तेरी? क्या किया है तूने मेरा? क्यों निभाऊंगी मैं तुझे? तुझे शर्म नहीं आई ये सब कहते हुए? अरे आज ये दोस्ती का बंधन ही रह गया है जिसमें कोई लाग लपेट और स्वार्थ नहीं है, जो निभाया जा सकता है। इसे इतना हल्का मत कर हेमा। हम आखिरी सांस तक साथ रहेंगे। तू दुखी क्यों होती है? इतना बड़ा अफसर है हमारा शिवा, तू जानती नहीं है क्या? अफसरों के पास कितना काम होता है, कितना बिजी रहते हैं। तुझे चिट्ठी लिखने के लिए उसे टाइम नहीं मिल पाया होगा। ये भी तो सोच, तेरी चिंता तो करता ही है जो वक्त से खर्चा भेज देता है। जिम्मेदारी इंसान को व्यस्त तो कर ही देती है। और अब तू कोई बच्ची है क्या जो तुझे छोटी छोटी बातें समझानी पड़ेंगी? आजकल के बच्चे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बड़ों की टोका टाकी उन्हें अच्छी नहीं लगती। मैंने देखा हेमा की सिसकी थमने लगी थी और वो आंसू पोंछने लगी थी। ये हुई ना बात। अब देख, तेरा ये वाला चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, फटाफट मुंह धोकर आ। घटा बरस चुकी थी और सब हल्का होने लगा था, लेकिन अब मेरा मन भारी होने लगा था। मैं सोच में पड़ गई कि शिवा ने जिस किसी को भी मनी ऑर्डर पोस्ट करने की ड्यूटी लगाई होगी, वो भी कितना जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभा रहा है। और ये कितनी भोली माँ, बेटे के लिए इसकी ममता फिर से जाग उठी और इतनी जल्दी मान गई। एक बार फिर माफ़ कर दिया अपने कुपुत्र को। हाँ, कुपुत्र ही कहूँगी, जिसे जन्म देने वाली जननी से कोई मतलब नहीं। वो जिंदा है या मर गई इस बात की भी खैरो खबर नहीं लेनी। वो कैसा बेटा, जितना कमाता है उसमें से जितना माँ को भेजता है उससे कहीं ज़्यादा तो नौकरों को बांट देता होगा। लानत है ऐसी संतान पर। नाश्ता करके हम बिस्तर पर लेट गए, क्योंकि उस दिन शनिवार था। शनिवार का दिन अक्सर हमारा आराम का ही दिन होता था। हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे। कमरा बड़ा था तो उसमें 2 बेड डाल रखे थे। दोनों बेड के बीच में एक छोटी सी टेबल थी जिस पर हमारा पानी का जग और गिलास रहते।
हेमा को अकेला ना लगे इसलिए उसके बिस्तर पर मैं साथ में ही लेट गई। मैं लेटे लेटे अपना मोबाइल चला ही रही थी, तभी हेमा के खर्राटों की आवाज़ आने लगी। वो रात को शायद ठीक से सो नहीं पाई होगी, इसलिए उसकी इतनी जल्दी आंख लग गई। लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर भाग चुकी थी। बात जब बचपन के दोस्त को संभालने की हो तो हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत और साहस आ जाता है। लेकिन मैं खुद कश्मकश की स्थिति में पड़ गई थी। हेमा को लेकर मन में बेचैनी आ रही थी कि इसके जीवन के पन्नों में मैं रंग कैसे भरूं। मुझे याद आ रहा था वो दिन जब राय अंकल की कोठी दुल्हन की तरह सजी थी और हेमा की बारात आने वाली थी। फूल सी हेमा हजारों सपने सजाए अपने राजकुमार के लिए पलके बिछाए बैठी थी। उस दिन हेमा इतनी खुश थी मानो उसके जीवन में सिर्फ एक ही सपना था, शादी करने का सपना, जो अब पूरा होने जा रहा था। तभी मैंने चिकोटी काटते हुए कहा, कहाँ खो गई लाडो? हेमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाते ही तेरे लिए भी दूल्हा ढूंढ लाऊंगी और फिर तेरी शादी पर अपने हाथों से ही तुझे सजाऊंगी। उमा मेरी सखी, फिर तू भी अपने पिया के घर जाएगी। धत, सब बकवास होता है ये। मैं नहीं करने वाली कभी ब्याह, मुझे नहीं बंधना किसी बंधन में। ये शादी वादी मेरे बस की बात नहीं भाई। मैं तेरा सुखी संसार देखकर तेरे बच्चे खिलाकर मन भर लूंगी, समझी? मुझे आज भी अच्छे से याद है उस दिन कैसे हेमा मेरी दादी बन रही थी। मुझे समझाते हुए बोली, उमा रानी, ये घर गृहस्थी कितना ज़रूरी होता है तुझे पता भी है? एक उम्र के बाद कितनी ज़रूरत होती है जीवन साथी की। इस दुनिया में आखिर में ये घर गृहस्थी और अपने बच्चे ही संभालते हैं। आज के बाद ऐसी नादानी की बातें गलती से भी मुंह से मत निकालना, नहीं तो समझ लेना तेरी खैर नहीं। ऐसा भाषण दिया था उसने मुझे कि मेरे पास शब्द ही नहीं बचे थे। उस दिन हेमा ने कितने बड़प्पन से मुझे समझाया था। उस वक्त तो एक बार को सही मुझे भी जैसे लगा कि शायद मुझ में बचपना है। मुझे समझाते समय हेमा मान रही थी कि वो सही है, पर कहाँ थी वो सही? आज उसके सब अपनों के होते हुए भी वो कितनी अकेली थी, मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि मेरे साथ कोई विवशता नहीं थी। मुझे पता था कि जो कल था वही आज है और कल भी वही रहेगा। लेकिन वो कैसे भूले उन दो बेटों का पालन पोषण, परवरिश, पढ़ाना लिखाकर उन्हें अफसर बनाना, उनकी शादी करके उन्हें न्यारा करना और फिर अपने फूल से नन्हे पोते पोतियों के साथ गुड्डे गुड़ियों के खेल खेलना। कैसा दर्द उठता होगा इसके दिल में जब इसे वो सब याद आता होगा। शिवा ने तो इसे ओल्ड एज होम छोड़ने की ठान ही ली थी, लेकिन हेमंत, वो तो इसे अपने साथ विदेश ले जा सकता था ना। काश शिवा और हेमंत ने इसे यूं बेवक्त बिलखता ना छोड़ा होता, तो वो आज इस तरह असहाय ना होती। इस कलयुगी संतान ने कैसा बोझ समझ लिया था मेरी हेमा को। वो तो भला हो ईश्वर का जो दोनों ने इस बेचारी की एक बार मुझसे मिलने की जिद को पूरा कर दिया और मैंने इसे अपने यहाँ रोक लिया। नहीं तो वृद्धाश्रम में जीवन कैसे बीतता। जिंदगी के आखिरी पलों को वो लोगों की दया के बीच में काट पाती क्या? ये कैसी विडंबना है, ऐसा क्यों होता है? हमारे समाज पर ये किस हवा का असर है जो पेट के अंडे माँ बाप को बोझ समझकर धकेल देते हैं? क्या वो खुद कभी बूढ़े नहीं होंगे? मेरी आंखों की कोर से आंसू छलक कर कान तक आ गए और मैंने उस सोती हुई ममता को बाहों में भर लिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।